हेलो दोस्तों, मैं YS बेनीवाल आखिरी बेंच से। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी ऑफ चार्ज की स्टडी करते हैं, और वो भी तब जब चार्ज रेस्ट पे हो, मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो। तो उस कंडीशन में, मतलब कि जब चार्ज रेस्ट पे है, उस कंडीशन में चार्ज क्या क्या इफ़ेक्ट शो करेगा, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि चार्ज आखिर होता क्या है। तो चार्ज की डेफिनेशन है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिससे मैटर कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो करता है। तो चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मास की तरह। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ चार्ज देखते हैं कि चार्ज डिस्कवर किस तरीके से हुआ। तो चार्ज की डिस्कवरी होने से पहले काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं, ओके, जो कि है ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ एक्सपेरिमेंट का। जिसमें क्या करते हैं अपन, एक लेते हैं सिल्क क्लॉथ और एक लेते हैं ग्लास रोड। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, जैसे एक बार मैंने सिल्क क्लॉथ यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, सिल्क क्लॉथ, और यहाँ पे मैंने ग्लास रोड रख दिया कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, और इन पे इंटरेक्शन देखा तो इनमें किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन मेरे को देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर रबिंग देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन सिल्क एंड ग्लास रोड। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों को रब किया। ठीक है, रबिंग से पहले कोई इंटरेक्शन नहीं था किसी प्रकार का, अब मैंने इन दोनों को रब किया। ठीक है, और फिर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए आफ्टर रबिंग। तो देखते हैं वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड के नज़दीक रखा, तो मैंने पाया कि उन दोनों के बीच में हो रहा है अट्रैक्शन। उसके बाद में मैंने सिल्क क्लॉथ को एक सिमिलर दूसरे सिल्क क्लॉथ के पास रखा जो खुद भी रब्ड किया हुआ है ग्लास रोड के साथ, तो उन दोनों में मैंने पाया रिपल्शन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ग्लास रोड को ग्लास रोड के नज़दीक रखा, उसमें भी मैंने पाया रिपल्शन। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से मेरे को एक बात क्लियर हो गई कि ये जो इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन और रिपल्शंस, ये मास की वजह से तो नहीं है, क्योंकि अगर मास की वजह से होता तो ये रब करने से पहले भी लगता और रब करने के बाद भी लगता, लेकिन ये अट्रैक्शन और रिपल्शन रब करने के बाद में लगा है। ठीक है, और दूसरी वजह ये है कि मासेस के अंदर सिर्फ अट्रैक्शन पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन। ठीक है, बल्कि यहाँ पे रिपल्शन भी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई और ही प्रॉपर्टी है जो इस फिनोमेना को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया चार्ज। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो आप कि यहाँ पे अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। तो यहाँ पे इसका मतलब दो टाइप के इंटरेक्शन है, और दो टाइप के इंटरेक्शन है तो ये डेफिनेटली है कि दो टाइप की प्रॉपर्टी भी होगी, यानी कि चार्ज होगा दो टाइप का। तो एक को नाम दे दिया गया पॉजिटिव और दूसरे को नाम दे दिया गया नेगेटिव। ठीक है, अगर एक ही टाइप का चार्ज होता, जैसे मान लो या तो नेगेटिव होता सिर्फ तो रिपल्शन ही होता, या सिर्फ पॉजिटिव ही होता तो सिर्फ रिपल्शन ही होता। ठीक है, अट्रैक्शन नहीं होता वहाँ पे। तो यहाँ पे दो टाइप की प्रॉपर्टी है, यानी कि चार्ज भी दो टाइप के हो गए। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से ये आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा न्यूट्रल एटम की। ठीक है, न्यूट्रल एटम वो एटम होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो। ठीक है, इन जनरल नेचर के अंदर जो एटम पाए जाते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो अब जब इस न्यूट्रल एटम से मैं एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, यानी कि उस केस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो उसको कहूँगा मैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और इसी न्यूट्रल एटम को मैं बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन दे दूं, उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में मैं कहूँगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यानी कि प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन। ठीक है, अब देखते हैं नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का नेचर।
चार्ज दो टाइप के होते हैं अपन ने देखा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज का ये नेचर होता है कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो करेंगे एक दूसरे को रिपल। लाइक का मतलब सेम चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव दोनों क्या करेंगे, रिपल एक दूसरे को, ठीक है। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, ठीक है जी। अब आता है यूनिट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, ठीक है। जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलाम, और उसकी वैल्यू होती है 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। एम्पेयर होती है करंट की ऐसा यूनिट, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरी यूनिट होती है CGS यूनिट ऑफ चार्ज। वो होती है एक तो ESU, एक होती है EMU। ESU होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMU होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 ESU होता है 1/3 इंटू 10⁹ कूलाम, और EMU होता है 10 कूलाम, ओके। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो चार्ज है वो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ओके। तो ये क्या करेगा, एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करेगा। जैसे कि ये कोई बॉडी है जिसके अंदर इंडिविजुअल चार्जेस है Q1, Q2, -Q3 और -Q4। तो जो इसका टोटल चार्ज होगा Q, वो होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस Q1 + Q2 -Q3 -Q4, ठीक है। प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि चार्ज ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ठीक है। चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब कि चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ओके, और इसके अंदर दो एटम है A, ये तो हो गया A और ये हो गया B, ओके। अब इनिशियली दोनों पे ही चार्ज 0 है। अब मान लेते हैं कि A से B की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो B पे तो आ गया -2 चार्ज, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो गई, और A पे आ गया +2 चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई यहाँ पे, ओके। तो ये जो +2 और -2 चार्ज आया है, ये आया है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से, ये डायरेक्टली क्रिएट नहीं हुआ है, ओके। तो चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। अब आगे लिखा हुआ है कि जो टोटल सम ऑफ चार्ज है यूनिवर्स का वो कांस्टेंट रहता है। हाँ सही बात है, क्योंकि चार्ज ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। जितनी भी बॉडीज़ है यूनिवर्स में, एक से दूसरी बॉडीज़, दूसरी से तीसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले मैं आपको दो डेफिनेशन से रूबरू कराना चाहूँगा। एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूस वो होता है जो हर एक इनपुट पे कोई ना कोई आउटपुट के तौर पे वैल्यू रखता हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, कंटिन्यूस वाले कर्व में हर एक एक्सिस पे अपने को y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। बट डिस्क्रीट वो होता है जिसके अंदर कुछ इनपुट पे अपने को आउटपुट देखने को मिलेंगे, बल्कि कुछ इनपुट पे कोई आउटपुट नहीं होगा। यानी कि डिस्क्रीट क्वांटिटी हमेशा कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ में ही रहना पसंद करती है, ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन इंडियन करेंसी का। जैसे कि 1 रुपया है, 2 रुपया है, 3 रुपया है, 4 रुपया है, ठीक है। अपन 1 रुपया में लेन देन करते हैं, 2 रुपये में करते हैं, 3 में करते हैं, 4 में करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी रुपये में अपन वैल्यू नहीं रखते, पैसे में अपन वैल्यू लेन देन नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही रखता है, 1 रुपया, फिर उसके जस्ट बाद में 2 रुपया, उन दोनों के बीच की कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। तो ये हो गई डिस्क्रीट। तो जो चार्ज भी होता है ना, वो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज ही अपनी रखता है, ओके। अब यहाँ से एक चीज़ और है, द क्वांटा ऑफ द चार्ज इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वांटा का क्या मतलब होता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्वांटिटी की, जैसे कि इंडियन करेंसी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है 1 रुपया। 1 रुपये की फॉर्म में अपन सारे के सारे रुपये लिख सकते हैं। जैसे 100 रुपये के लिखना हो तो 100 × 1, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे रुपये अपन लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वांटा ऑफ द
इंडियन करेंसी। उसी तरीके से जो चार्ज का क्वांटा होता है वो होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, अपन इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में सारे के सारे चार्जेस लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है Q इक्वल टू +-1E +-2E +-3E। ठीक है, 1E और 2E के बीच में कोई वैल्यू नहीं रखेगा क्योंकि डेस्क्रेट क्वांटिटी है। 1E से 2E जाएगा, 2E से 3 जाएगा, और प्लस और माइनस दोनों में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, दोनों का सेम चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि चार्ज चाहे रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो या एक्सीलरेटेड चार्ज हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा फिक्स्ड होगा, एब्सोल्यूट होगा। वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा किसी भी प्रकार के रेफरेंस फ्रेम पे या किसी भी प्रकार के मोशन पे। ओके, अब एक नेक्स्ट बात लिखी हुई है, ऑल द इफेक्ट ऑफ चार्ज इज वेरिएंट। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज जो इफेक्ट शो करता है, जैसे कि स्टैटिक चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जो मूविंग चार्ज है जैसे ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये हमेशा बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इनके इफेक्ट हो गए स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज के। तो ये इफेक्ट वेरिएंट हो सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन जो खुद का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा एब्सोल्यूट होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं अपन दोनों के अंदर कंपैरिजन। सबसे पहला कंपैरिजन है चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, मास इज ओनली ऑफ 1 काइंड। हाँ, सही बात है, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वाइल मास एक ही प्रकार का होता है और उसको हम मास ही कहते हैं। सेकंड देखते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज अपने आप को डिस्क्रीट वैल्यूज में रखता है, बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट स्टेबलाइज्ड सो फार। यानी कि मास का जो क्वांटाइजेशन है वो अभी तक अपने को नहीं मिला है, तो अपन मास को कंटिन्यूस क्वांटिटी ही लेके चलते हैं। थर्ड पॉइंट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के बीच में 2 टाइप के इंटरेक्शन अपने को देखा था, अट्रैक्शन और रिपल्शन, लेकिन मास के अंदर सिर्फ अट्रैक्शन ही देखने को मिलता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल वाइल मास विदाउट चार्ज इज। बिल्कुल सही बात है, चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से आता है और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, यानी कि चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है। लेकिन मास विदाउट चार्ज पॉसिबल, हाँ पता है, एक जो न्यूट्रल एटम होता है वो बिना चार्ज का होता है। ठीक है, तो वो पॉसिबल हो सकता है। ओके, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अपने यहाँ तक चार्ज की स्टडी करी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करी। अब देखते हैं मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन फ्लो ऑफ चार्ज के बेसिस पे। ओके, सबसे पहला आता है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिससे कि चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कि इजीली फ्लो कर सकते हैं थ्रू आउट द मटेरियल। ओके, और इसके एग्जांपल है मेटल्स, ह्यूमन बॉडी एंड वाटर। ओके, अगला आता है इंसुलेटर। ये वो मटेरियल होते हैं जिनसे चार्ज इजीली फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि इनके पास नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, इसलिए चार्ज है वो जो इजीली फ्लो नहीं कर पाता इन मटेरियल से। ओके, जैसे एग्जांपल है वूल, वुड, प्लास्टिक, रबर एसेट्रा। नेक्स्ट एक हैशटैग के साथ पॉइंट है जिसको मैं सीधा सीधा समझा देता हूँ। ये मान लो एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैंने इस लोकेशन पे
इस लोकेशन पे नेगेटिव चार्ज दिया है। ओके, तो इसमें होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कंडक्टर की पूरी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन लगेगा अपने को मालूम है, यानी कि वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब अपने को पता है कि ये क्या है, एक कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। और अपने को पता है कि जो भी कंडक्टर होता है उससे चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसको दूंगा इस लोकेशन पे, तो इनके बीच में रिपल्शन लगने की वजह से ये इजीली फ्लो हो जाएंगे कंडक्टर से और इस तरीके से पूरी सरफेस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्टैटिक कंडीशन चार्ज इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो वाइल इन इंसुलेटर इट मे बी जीरो और मे नॉट बी, ठीक है। तो इसको समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इसको मैंने चार्ज दिया, ठीक है। तो ये जो चार्ज है वो क्या करेगा, अभी अपन ने पढ़ा कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये रिपल्शन की वजह से दूर दूर जाएगा और ये बाहरी सरफेस पे चला जाएगा ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो जो स्टैटिक कंडीशन है उसके अंदर इनसाइड कंडक्टर हमेशा चार्ज जीरो होगा, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में ये कंडीशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इंसुलेटर से चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो सकता, हमें मालूम है। और अगर आपने चार्ज इंसुलेटर के अंदर रख दिया तो वो चार्ज वहीं पे रहेगा और कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होगा। कंडक्टर में बाहरी सरफेस पे आ जाएगा रिपल्शन मिनिमम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें कंडक्टर से कम होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और इंसुलेटर से ज़्यादा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के, ठीक है। एग्जाम्पल जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।